हेलो दोस्तों, मैं आज आपका अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम करने जा रहे हैं 11 सितंबर की जो शिफ्ट्स में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आए थे मैथ्स के, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दीज क्वेश्चंस। और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं जो आप एग्ज़ाम के प्रेशर में, जैसे ही एग्ज़ाम प्रेशर आप पे स्टार्ट हुआ, उस प्रेशर में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा माहौल अलग होता है, माहौल गरमाया हुआ होता है। अगर उस सिचुएशन में आपकी सोचने समझने की शक्ति अप टू द मार्क रहती है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो क्वेश्चन है, ये एसआई का जो क्वेश्चन इस बार आया है वो हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा टफ क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन में थोड़ी सी जान है। चलो देखते हैं कैसे इसको एग्ज़ाम हॉल में टैकल कर सकते हैं इन फ्यूचर, अगर ये मेंस में क्वेश्चन आते हैं तो सोहन बोरोज अ सम ऑफ ₹141,545 एट रेट ऑफ 11%. एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिपेज दिस मच अमाउंट. इफ़ सोहन क्लियर्स ऑल द पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अगर वो दूसरे साल के एंड में सारा ड्यू क्लियर कर देता है वन टाइम पेमेंट करके, तो बताओ कि उसने एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितने की पेमेंट करी। अगर मैं देखना चाहूँ, अगर आप, सिंपल सी बात है भाई, 1,41,545 रुपये अगर 11% रेट पे लोगे, 11% रेट पे लोगे तो कितना इंटरेस्ट दे दोगे। अगर 11 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई पहले तो उसको ऐसे ही लिख दो 141454 और एक स्पेस देके वही नंबर दोबारा लिख दो 141545। आप इतना एग्ज़ाम में कर सकते थे 5 5 4 9 5 4 9 6 5 5 1, तो आप लिख सकते थे 11% यानी 155,699.5। भाई 11 नीचे 100 आएगा और 2 पॉइंट के बाद डेसिमल आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 155,699.5। ठीक है, अब कितना दे देता है वो, 25,490 रुपये दे देता है भाई। माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल कम हो जाएगा। 5 1 और 4 5 0 6 1 और 1, इतने रुपीस फिर बच जाएंगे। इस पे 11% लगाएंगे तो मैंने वही बताया, इसी नंबर को लिख दो 116055 और 1 के बाद फिर लिख दो 116055, ऐड ऑन कर दो 5 5 5 10 का 0 कैरी 1 6 6 7 2 1, कितना हो जाएगा भाई, 2 दशमलव के बाद लगा देंगे तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 127,660.05। अब ध्यान से सुनिएगा, तो उसे एट द एंड ऑफ द ईयर क्या पे करना है, ये इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट और ये वाली प्रिंसिपल अमाउंट, यही कर देंगे। अब मैंने क्वेश्चन के एंड में देखा सबकी यूनिट डिजिट अलग है, तो कहीं ना कहीं में से ऐड ऑन करने के लिए यूनिट डिजिट ही जोड़ लूँगा। 5 5 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10 का 0, यहाँ कैरी 1 आ गया, 9 और 1 10 6 16 16 5 21 यानी 1, पीछे 1, इसी के ये आंसर आ गया। आप जोड़ के देख लेना, ये आएगा 144391। तो देखो कुछ ना कुछ लूप होल दे रखा है, 11% इंटरेस्ट रेट प्लस प्रिंसिपल। समझ में आया कैसे एग्ज़ाम प्रेशर में इसे हैंडल करना है। आगे इस क्वेश्चन अगर आता है इन फ्यूचर तो कैसे आप टैकल करोगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्यूबॉइड है इतने बाय इतने बाय इतने का, डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी आइडेंटिकल ऑफ लार्जेस्ट क्यूब्स। ध्यान से सुनना, कितने सबसे कितने इसमें से क्यूब निकल सकते हैं। दैट क्यूब मस्ट हैव द लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड होनी चाहिए उसकी। तो ध्यान से सुनना, अगर कोई 3 संख्या है 50 150 और 175, एक बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे तो यानी कहीं ना कहीं वो एक HCF होगा। अगर मैं इसका HCF निकालूं, HCF या तो डिफरेंस होता है या डिफरेंस का कोई फैक्टर। तो HCF अगर मैं दो सबसे जिसमें सबसे कम गैप है वो ले लूँ 25, तो आपने देखा 25 से भी डिवाइड कर देगा, इसे भी और इसे भी, और कोई इससे बड़ा नहीं निकाल सकते। 50 को ये डिवाइड नहीं करेगा, तो 50 हमारा HCF आ गया। ये आ गई क्यूबॉइड की साइड, क्यूब की साइड, लार्जेस्ट क्यूब की जो साइड आ गई वो आ गई 25 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम से डिवाइड कर दो भाई, वॉल्यूम क्या होगा, क्यूबॉइड का 50 इंटू 150 इंटू 175 यही होगा, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, 25 इंटू 25 इंटू 25। बात समझ में आ रही है। तो 25 दूनी 50, 25 6 150,
और 25 सत्ते 175, तो 6 दूनी 12 सत्ते 84, 84 क्यूब्स निकल के आ जाते। तो तुम्हें यही करना था, बस कुछ नहीं करना था, यहीं से काट देते, दोबारा ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। 25 दूनी 50, 25 छिक 150, 25 सत्ते 175, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आ रही है बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अ टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो रेट, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट 2 पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली दे फिल द टैंक इन द सेम ड्यूरेशन दैट द थर्ड पाइप फिल टू टेक अलोन। क्या कह रहा है, दो अगर जो पाइप हैं ए बी और सी, 3 पाइपें हम मान लेते हैं, जो 2 पाइप जितने समय में मिलके भरती है ना, उतने ही समय में थर्ड पाइप मिलके भर देती है। यानी ये बात कह रहा है, द सेकेंड पाइप कैन fill the tank in 5 hours quicker than the first pipe yet 4 hours slower than the third pipe। या ये भाइयों एक फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन कहता है, जब तीसरी पाइप दोनों पाइप के साथ मिलके दोनों पाइप के बराबर समय ले, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले इसका टाइम लेट करते हैं। अगर इसको मैं x ले लूँ, उसी के हिसाब से b और a का टाइम लेट करते हैं। कितनी देर में भरेगी भाई, द सेकेंड पाइप टेक 5 hours क्विकर देन द फर्स्ट पाइप येट, ये वाली बात देखो, थर्ड पाइप से बी का कंपैरिजन है, थर्ड पाइप से बी का कंपैरिजन है, 4 hours स्लोअर भरती है, यानी ये x प्लस 4 घंटे में भरेगी, x प्लस 4 घंटे में भरेगी। और ए पाइप कितने घंटे में भर देगी, पाइप बी 5 घंटे ज़्यादा जल्दी भरती है, नहीं ए पाइप बी से 5 घंटे ज़्यादा लेगी। अगर मैं बी के टाइम में 5 घंटे ऐड कर दूं तो ये x प्लस 9 आ जाएगा। इस सिचुएशन में जो x की वैल्यू आती है वो आती है जितना b x से जितना ज़्यादा समय लग रहा है और a कितना ज़्यादा x से ज़्यादा समय लग रहा है, वो उन दोनों नंबर्स को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई और उसका कर देते हैं रूट। 9 चौक 36, 36 का रूट आएगा 6, यानी x जो r आएंगे, जो c ने जो टाइम लिया है वो आएगा 6 घंटे। वट इज़ द टाइम आर नीडिड फॉर द फर्स्ट पाइप, फर्स्ट पाइप यानी 9 प्लस कर देंगे 6 में, 6 प्लस 9 कितना होगा, 15 घंटे। ये समझ में आया? फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, एसएससी पहले ऐसे क्वेश्चन पूछता था, दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, तो वो तरीके मैं आपको बताता रहूँगा जो ईजीएस्ट तरीके हैं और जो तुम एग्ज़ाम हॉल में लगा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ राम परचेज अ फैन he gets 8% discount. However, if he purchases 3 fans, he gets 6% on the first, 10% on the second and 12% on the third. If he pays इतनी much amount, what will be the marked price of each fan? Each fan का marked price अगर मैं 100 रुपये लेट कर लेता हूँ तो पहले पे 6% यानी उसने कितने रुपए दिए होंगे, 94 रुपये, दूसरे पे 10% यानी 90 रुपये दिए होंगे और तीसरे पे 88। अगर मैं तीनों को ऐड ऑन कर दूं तो 8 4 12 का 2 कैरी 1, 9 दूनी 18, 9 3 27, 272 रुपये देता। 272 नहीं कितना दिया है, 6800, 6800। तो इस 100 की वैल्यू निकालनी है, 272 की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू निकाल लो, यहाँ निकाल लो भाई। 6800 को 272 से डिवाइड कर देंगे और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो काट दो। 17 के टेबल में 68 आता है, 17 से काट के देखते हैं। 17 एकम 17, 17 102, 17 पंजे 17 छिक 102, 17 छिक 102 और 17 चौक 68, 400 ये हो गया। 4 से काट दो, 4 चौक 16 और 4 के टेबल में 100 पे और 4 से ये 25 पे कट गया, तो 2500 यानी 2500 रुपये हमारी MP आ गई ईच फैन की। देख रहे हो, ईजी है, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। नमन बॉट अ फ्यू एप्पल्स, 720 रुपये के कुछ एप्पल खरीदे। ही नेगोशिएटेड द प्राइस एंड द शॉपकीपर रिड्यूस्ड इट बाय 2 रुपये पर केजी, पर एप्पल से उसने रिड्यूस कर दिया। अब वो 4 एप्पल, जब रिड्यूस कर दिया प्राइस तो 4 एप्पल ज़्यादा खरीद पाता है। हाउ मैनी एप्पल्स डिड ही बाय ओरिजिनली, अगर मैं x नंबर ऑफ एप्पल्स मानूँ तो इतने नंबर x नंबर ऑफ एप्पल्स मानता हूँ, सॉरी हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही बाय ओरिजिनली, अगर x नंबर ऑफ एप्पल्स मानता हूँ कि भाई इसने x नंबर ऑफ एप्पल माने, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रुपीज़ पर केजी, रुपीज़ पर केजी आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2 रुपये इसका और प्राइस बढ़ा देता हूँ तो उसको 4 एप्पल एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देगा। अब इससे बचने के लिए हम इस क्वेश्चन को गो बाय ऑप्शन करेंगे भाई, सबसे इजी रहेगा। 720 एक नंबर दिख रहा है, 720 में से एक बार देख लो, अगर नंबर ऑफ एप्पल्स अगर
एक पॉइंट बिना पॉइंट डेसिमल के बिना नंबर दे रखे हैं, तो एक वो नंबर होगा x जो 720 को डिवाइड कर देगा। तो पहला ऑप्शन उठा के रखेंगे हम, तो 36 हमने रखा, तो कितना आ गया 20 रुपीज़ पर केजी, 20 रुपीज़ पर केजी हुआ। और 2 रुपये से रिड्यूस कर रहा है भाई, माइनस करेंगे, 2 रुपये से रिड्यूस कर रहा है यानी 18 रुपीज़ पर केजी कर देगा, 18 रुपीज़ पर केजी कर देगा। तो अब नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हो जाएंगे भाई 700, 18 से डिवाइड कर देंगे, 18 चौक 72, 40 अब एप्पल्स आने लगेंगे। तो पहले हमने ऑप्शन से क्या लिया था 36, अब हो गया 40 यानी 4 बढ़ गए। क्या ये जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी थी उससे मैच कर रहा है भाई, मैच कर रहा है। तो आंसर मेरा हो गया 36 रुपीज़, 36 एप्पल्स ही बाय ओरिजिनली, ही बाइज ओरिजिनली कितने एप्पल 36 एप्पल। ये क्वेश्चन गो बाय ऑप्शन करने का था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पी साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब हमें पता है, हमें वैल्यू दे रखी है और हमें जो आंसर दे रखा है वो भी टर्म्स में दे रखा है, नंबर्स में। तो हाँ, यहाँ हम a की वैल्यू लेट कर सकते हैं। यहाँ a की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, अगर मैंने p 0 बना दिया तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि p की वैल्यू रखनी पड़ेगी भैया। तो p को 0 तो नहीं बना सकते हम, cos को 0 बना सकते हैं। cos a 0 यानी 90 डिग्री पे 0 होता है। तो यहाँ वैल्यू आ गई p इज इक्वल्स टू 1, क्यों, साइन 90 1 होता है। यहाँ मैंने देखा ये 1 होगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, 1 माइनस 0 यानी 1, आंसर आ गया 1। ठीक है, इजीली टैकल कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हर शिफ्ट में देखा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए, उसके लिए ध्यान से सुनना। देखो, पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और इस सिचुएशन में क्या होता है, पैरेलल लाइंस की सिचुएशन में, पैरेलल लाइन की सिचुएशन में होता है व्हेन देयर इज नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन देखो, याद करने का तरीका कैसा, पैरेलल लाइन कभी मिलेंगे आपस में, कभी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है। पैरेलल लाइन की सिचुएशन में क्या होता है भाई, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है। और ऐसे भी याद रख सकते हो, पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलती तो ऐसे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन में ये कंडीशन निकल के आती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, और एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी एक पॉइंट पे मिल रही है, यूनिक पॉइंट पे। तो ऐसे याद रख लो भाई, इसमें होते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और इसकी कंडीशन क्या क्या रहती है भाई, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल्स टू a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। कोई भी इक्वल नहीं होता। दो कंडीशन समझ में आ गई। याद करने का तरीका, पैरेलल है, कहीं नहीं मिल रही, नो सॉल्यूशन, एक जगह मिल रही है तो यूनिक, एक पॉइंट पे मिल रही हैं तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और तीसरी क्या होती है, ओवरलैपिंग लाइंस, जो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। ओवरलैप कंडीशन में क्या होता है भाई, ओवरलैप में जो लाइन एक दूसरे के कोइंसाइड होती हैं उसको कहते हैं a1 अपॉन a2। चलो कंडीशन जान लेते हैं, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल रहता है। और ये कौन सी सोल्यूशन, इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मेन इन ओवरलैपिंग लाइन और पैरेलल लाइन में क्या होता है डिफरेंस, ये c1 अपॉन c2 इक्वल होते ये ओवरलैपिंग लाइंस हो जाती हैं। तो तीनों कंडीशन समझ में आई हैं आपको। ठीक है, चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। यहाँ देखते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 करके देखते हैं। 4 अपॉन 3 a1 अपॉन a2 हो गया, और ये हो गया 16, और यहाँ से आ गया 12, 16 बाई 12, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। और c1 अपॉन c2 देख लेते हैं, 17 अपॉन 34, 17 अपॉन 34 यानी 1/2, 17 अपॉन 34 यानी 1/2। तो तुमने देखा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये तो है बट ये नहीं है। तो यानी ये पैरेलल लाइन की कंडीशन आ गई। पैरेलल लाइन कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, देखो भाई, कहीं ना कहीं ये a² नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं ये b² नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये ab नज़र आ रहा है।
जैसे ही आपने ये देखा आपके दिमाग में तुरंत दौड़ गया कि भाई ए की क्यूब प्लस बी की माइनस बी की क्यूब क्या होता है भाई, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है भाई, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है भाई, ये होता है। तो कहीं ना कहीं इसके साथ अगर a माइनस बी हो तो बात बन जाए। अब a माइनस बी से मल्टीप्लाई करा है तो a माइनस बी से डिवाइड कर देते हैं, बात समझ में आ गई। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा भाई, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ठीक है, और नीचे बच जाएगा a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी अगर मैं 1.55 में से b घटा दूँ 0.55 तो यानी ये 1 आ जाता है, यानी मैं कह सकता हूँ a माइनस बी 1 है, तो ऊपर बच जाएगा सिर्फ a की क्यूब माइनस बी की क्यूब। आंसर देख लो भाई, फोर्थ ऑप्शन मेरा है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब। बात समझ में आ रही है, इजीली टैकल कर सकते थे, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं एक नए क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, जब भी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है और आप फ्लो में हो तो फर्स्ट गो में बड़ी स्टेटमेंट्स को मत छेड़िएगा, सेकंड गो में देख लीजिएगा, चाहे कितना भी ईजी आंसर हो, क्वेश्चन कितना भी ईजी हो, उसका सोल्यूशन कितना भी ईजी, ठीक है। एस बोरोड सम अमाउंट फ्रॉम आर एंड प्रॉमिस टू पे 8%, आर से बोरो कर लेता है और एस कहता है कि 8% इंटरेस्ट दूंगा। एस इन्वेस्टेड द बोरोड अमाउंट इनटू अ स्कीम, एक नई स्कीम में इन्वेस्ट कर देता है, वहाँ से इसे 5% का, ही अर्न अ प्रॉफिट 5% आफ्टर पेइंग आर, यानी उसको सीधा सीधा 8 उस आर को दे देता है और खुद का 5% बचता है, यानी वहाँ से उसे 13% मिल रहा है, वहाँ से उसे 13% मिल रहा है। हाउ मच परसेंटेज आर वुड हैव गेन्ड इफ़ ही हैव इन्वेस्टेड डायरेक्टली, इसमें अगर आर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देता तो 13% उसे भी मिल जाता। सिंपल सी बात, इतनी बड़ी स्टेटमेंट और छोटा सा सोल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24th क्वेश्चन को मैं डिटेल में बताऊंगा इस बिल्कुल नेक्स्ट में ये मैंने मार्क कर लिया है, इसको मैं डिटेल में एक बार तुमसे बात करूँगा इस क्वेश्चन पे, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन अभी डिटेल में अभी कर रहे हैं बस जस्ट, ठीक है। देखो भाई अगला क्वेश्चन, मृदुला स्टार्ट्स हर जॉब विद अ सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर, इफ़ हर सैलरी इज़ इतने रुपीज़, आफ्टर 6 ईयर इतनी हो जाती है, 6 साल बाद इतनी हो जाती है और 15 साल बाद इतनी हो जाती है। तो एनुअल इंक्रीमेंट, अगर मैं 6 साल और 15 साल का गैप निकालूं तो कितना आ जाता है भाई, ठीक है, 15 में से 6 गए 9 साल, ठीक है। और इन दोनों का गैप 997 में से 7 बचा, 9 बचा, 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5 बचा, 2 और 2 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, ठीक है, कहीं ना कहीं ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दो भाई, 1 ईयर का निकाल लो, 1 ईयर का निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा भाई, काट दो भाई, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27 और 2 बच गया 27, 9 तिया 27, ये आ गया मेरा आंसर, एनुअल इंक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखना, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स P एंड Q, 2 कैंडिडेट हैं, P को इतने % वोट मिल जाती है ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, इफ द टोटल वोटर्स ऑफ द इलेक्टोरेट, इतने लोगों जो वोटिंग लिस्ट में हैं इतने बंदे हैं, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट Q गॉट इफ 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 15% वोटर्स पोल्ड। वोटिंग वाले जो क्वेश्चन है अच्छे से करके जाना, कैलकुलेटिव सवाल पूछे थे इस बार प्री में, तो देखते हैं। चलो मैं कहूँ 75,60,000 वोट वोटिंग लिस्ट में थे, P गॉट 78% वोट, ठीक है। और ध्यान से सुनना, P को अगर 78 मिल गए तो Q को कितने मिले होंगे, Q को कितने मिले होंगे 22% मिले होंगे। चलो इफ़ 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी 90% वोटर्स ने कास्ट करे होंगे, और 15% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो वैलिड वोट कितने रहे होंगे भाई 85%, और इसी का ही 22% Q को मिल गया, बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब चलो भाई काट दो, 1 2 3 काट दो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लो, किसी का काटना मत भाई। 3 0 ये कट गई, और 1 0 से ये 1 0 कट गई, 5 इसमें से निकाल लो, 17 पंजे 85, 2 इसमें से निकाल लो, 5 दूनी 10, 1 ये 10 कट गया, ठीक है भाई। अब कर दो मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट देख लो, 6 यहाँ है, 9 यहाँ है, 7 यहाँ है, 1 यहाँ है, 6 नीम 54, 4 7 चौक 28, यानी 8 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, मार के आगे चलो भाई, ठीक है भाई, समझ में आई बात। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेगुलर कोर्टयार्ड इज़ इतने मीटर लॉन्ग एंड इतने मीटर ब्रॉड, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 495 सेंटीमीटर का लेंथ है और 1665 मीटर
सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया भाई हमने, ठीक है। और इस पे है ना स्क्वायर टाइल्स लगानी है, स्क्वायर टाइल्स, और मैक्सिमम साइज़ की, क्यों मैक्सिमम साइज़ की स्क्वायर टाइल होंगी तभी वो मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स लग पाएंगे। जितनी बड़ी टाइल होगी, बट देखो ध्यान से सुनो, पूरी की पूरी कवर कर दे, ऐसा नहीं कोई कोना बच जाए, कुछ भी नहीं ऐसा। तो मैं क्या करूँगा, 4951665। अभी हमने क्यूबॉइड और क्यूब वाला क्वेश्चन करा था, ऐसे ही मैक्सिमम स्क्वायर टाइल की जो साइड रहेगी वो इनका HCF रहेगी। अब HCF कैसे निकालोगे, देखो इसमें से 5 तो दिख ही रहा है, 5 हटा दो, 5 9 जा 45, और कितना बच गया, 5 9 जा 45, ठीक है। 99 ये बच रहा है, और 5 से इसे काट दो, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 तो आ ही रहा है। अब देखो क्या तुम्हें दिख रहा है, 9 इसमें दिख रहा है, ये 11 पे कट जाएगा, और 9 इसमें दिख रहा है, 9 तिया 27, 7 9 जा 63। अब देखो 11 और 37 में कुछ कॉमन नहीं है तो नहीं आएगा, तो यानी 9 5 जा 45 सेंटीमीटर। अगर साइड ऑफ स्क्वायर टाइल पूछा जाए, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, तो वो तो हो जाएगी 45। और हमने क्या करा, L इंटू बी डिवाइडेड बाय साइड एरिया से, तो कितना आ जाएगा, वही देखो 11 इंटू 37 जो बचा ना, क्यों मैंने क्या करा, 495 इंटू 1665 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर 45 इंटू 45 हो जाएगा। जब मैंने इसको 45 से काटा था तो यहाँ 11 आया था, तो यहाँ 37 आया, तो ये जो मेरा शुरू में जो इनिशियली मैंने काट लिया उसी को मल्टीप्लाई कर दो, 37 इंटू 11 7 7 3 10 और 1 4, 407 नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ठीक है, a साइन क्यूब प्लस b कॉस क्यूब इज इक्वल्स टू दिस, a साइन और b कॉस इक्वल हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू बताओगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की x इज़ नीदर 0 नॉर 90 डिग्री, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि a आपस में इक्वल है, तो मैं x की वैल्यू अगर 45 रख दूं, 90 और 0 लेने से मना करा है, 45 रख देते हैं। 45 पे यानी ये इसको 2 इंटू a साइन 45 क्यूब यानी 1/2√2 इज इक्वल्स टू 45 1/√2 इंटू 1/√2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, इससे ये √2 पे कट जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 1/√2 जो कि b की वैल्यू भी है। अगर यहाँ मैं रख दूँ 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा इसका आंसर, 1 इसका आंसर है। और इसने एक ऑप्शन ये भी दे रखा है जिसकी वजह से ये सेम होंगे, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो ये एक कहीं ना कहीं रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाएगा, रॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में, ठीक है। ये बेनिफिट उसी को मिलेगा जिसने भाई अटेम्प्ट कर रखा होगा, ठीक है। समझ में आई बात? चलो भाई, सारे आज के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, और मैंने कहा था आपको एक क्वेश्चन 24 मार्क कर रखा था जिस पे, ठीक है, रेस वाले अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको अब देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था रेस वाला, ठीक है, मैंने मार्क कर रखा था ये क्वेश्चन। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को, देखो भाई, अतुल एंड विष्णु हैड a head start of 20 सेकेंड इन a 900 मीटर रेस एंड बीट्स हिम बाय 135 मीटर। इसको इतने सेकंड का स्टार्ट देने के बाद भी इतने मीटर से हरा देता है, ठीक है। अगर अतुल गिव्स अ स्टार्ट ऑफ इतने अगर मीटर का स्टार्ट देता है तो उसे फिर भी 8 सेकंड से फिर भी हरा देता है। विष्णु 900 मीटर कितनी देर में चलेगा? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूँ, इसको पूरे को मैं अच्छे से सॉल्व कराऊंगा, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक रेस है भाई, एक रेस है। अगर अतुल इसको 20 सेकंड पहले कह देता है, बट फिर भी इसे 135 मीटर से हरा देता है। अतुल यहाँ पहुँच गया, वरुण उस टाइम यहाँ था 900 मीटर की रेस में। दूसरी बारी आती है, दूसरी बारी अतुल और वरुण यहीं पर होते हैं। अतुल वरुण को कहता है कि भाई तुम 189 मीटर आगे बैठ जाओ, ठीक है। और फिर भी इसे यहाँ, ये कहीं ना कहीं वरुण यहाँ पहुँच पाता है और अतुल यहाँ पहुँच जाता है, ये 8 सेकंड बाद आता है। तो अगर तुम्हें यूनिवर्सल तरीका चाहिए कि CB रेस के क्वेश्चन को टैकल करने का, तो वो तरीका होता है अगर रेशो बना के चलो। देखो अगर मैं डिस्टेंस की रेशो बना के चलूँ अतुल और वरुण की, तो पहले इनिशियली भाई वरुण ने 900 मीटर दौड़ लगाई और इसने 135 मीटर कम लगाई, यानी इसने लगाई 765 मीटर की, ठीक है। और दूसरे सिनेरियो में अतुल और वरुण थे दोबारा ही, इसने फिर 900 मीटर लगाई और अतुल ने कितनी लगाई भाई? अतुल ने 189 यानी
711 मीटर की दौड़ लगाई, ठीक है। अगर मैं इसका टाइम लेट कर लूँ, अगर इसने x सेकंड लिए तो कहीं ना कहीं इसने 20 सेकंड ज़्यादा लिए थे, तो x प्लस 20 आ गया, ठीक है। और देखो इसने x लिया था और इसने x प्लस 20, तो अलग अलग लिख लिया। इसने x लिया था और इस टाइम ये 8 सेकंड लेट आया, तो इसने लिए होंगे x प्लस 8 सेकंड। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसकी रेशो काट लूँ, 9 से काट दूँ, 9 के पाड़े में 100 पे 9 8 जा 72 और 72 9 5 जा 45, फिर 5 से काट दो तो ये आ जाएगा 17:20, 17:20। तो यहाँ स्पीड की जो रेशो आएगी वो आएगी 17/x प्लस 20, ठीक है। और 20/x, x चला जाएगा ऊपर। अतुल और वरुण की स्पीड की रेशो हो गई। और यहाँ भी लगा लेते हैं, 9 से अगर वो डिवाइड कर लेते हैं, 9 से गया ये काट दिया 100 पे, 9 8 जा 9 7 जा 63, 9 9 जा 81, 79 आ गई। 79/x प्लस 8। और यहाँ अगर मैं बात करूँ 100 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो x से x ये चला गया, ठीक है। ये ब्रैकेट में रखो, 20 पंजे 100, ठीक है। यहाँ से कर दो 17 पंजे 85, 85x और 17 पंजे 85 इंटू 8 आ गया। और इधर आ गया 79x और ये आ गया 79 इंटू 20, ठीक है। इधर ले जाओ, 79 85 में से 79 गया तो ये कहीं ना कहीं 6x आ गया। 6x इज इक्वल्स टू क्या, 79 इंटू 20 माइनस 79 इंटू 20 माइनस 85 इंटू 8, यही बचा। कर दो भाई मल्टीप्लाई, डिवाइड माइनस जो भी करना है। 2 नीम 18 का 8, 2 सत्ते 14 और 1 15, ये इतना हो गया। ये 8 पंजे 40 का 0 कैरी 4, 8 8 जा 64, 68 ये हो गया। तो 1580 में से 680 गए 0 0 5 4 9, यानी x आ गया 150। 150 सेकंड लग रहे हैं इसको 900 मीटर कवर करने में। अतुल को कितना लग रहा है, 765 कर रहा है। अब ये हटा लेता हूँ मैं, 150 आ गई x की वैल्यू, ये याद रखना भाई, 150 आ गई x की वैल्यू। मैं हटा देता हूँ इसको, 150 आ गई x की वैल्यू, तो यानी ये कहीं ना कहीं 170 आ गया। 170 सेकंड लगाता है 765 मीटर दौड़ने में, 765 नहीं 900 मीटर दौड़वाना है, तो 170 की वैल्यू निकाल दो। तो 900/765 इंटू 170, काट दो भाई, 17 से दिख रहा होगा, 17 एकम 17, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 45 से 90 20 पे 20 इंटू 10 200 सेकेंड, 200 सेकेंड यानी 3 मिनट 20 सेकेंड। यही हमारे उस क्वेश्चन का आंसर है। अगर तुम स्पीड की रेशो, ये तो कैलकुलेटिव था, अगर तुम स्पीड की रेशो बना के चलोगे ना, स्पीड डिस्टेंस और टाइम की, तो भाई कोई भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने नहीं होगा रेस का जो तुम ना कर पाओ, ठीक है। ये तो तुमने उसका लॉन्ग वे देख लिया, अगर उसका शॉर्ट वे देखना है तो दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लो। तो ध्यान से देखो, अतुल की ही बात करते हैं। अतुल 20 सेकंड में बीट कर रहा है, बीट हो रहा है 135 मीटर से। भाई 135 मीटर से हो रहा है, जब 8 सेकंड लेट आता है तो वहाँ 189 मीटर से बीट हो रहा है, ठीक है। इसका गैप कितना हो गया भाई, इसका गैप 12 सेकंड का, और इसका गैप कितना हो गया भाई, ठीक है 54 मीटर का। पॉजिटिव गैप लेना है दोनों तरफ, 54 नहीं 900 मीटर दौड़वाना है, 900 मीटर। तो 12 की वैल्यू निकाल लो, तो 12/54 इंटू 900, तो 6 से काट लो, 6 दूरी 12, 6 नीम 54, 9 से 100 पे गया, 2 इंटू 100 200, 200 सेकेंड यानी 3 मिनट 20 सेकेंड आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे सॉल्यूशंस ऑथेंटिक लगे हों, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ऐसे कंटेंट मैं डालता रहूँगा। कई मेरे यार दोस्तों का मेरे को मैसेज आता है कि भाई हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इस प्रिपरेशन के दौरान कैसे रहें। तो भाई मेरी एक बात सुनना, एक बात बताने जा रहा हूँ, ये सौदा है सिर्फ 2 महीने का। अगर तुम 2 महीने 2 मंथ अच्छे से तैयारी कर लो तो कम से कम 75,000+ की सैलरी तुम्हारा वेट कर रही है। 2 महीने इज इक्वल्स टू हर महीने 75, लाइफ सिक्योर होने वाली है। और ध्यान रखना, जितनी तुम बुरी कंडीशन में हो ना, तुमसे बुरी कंडीशन में और भी लोग हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। अगर वो इस एग्ज़ाम में बैठेंगे तो तुम्हें उनसे लड़ने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। अगर वो 8-9 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर तुम उनसे 1 घंटा भी ज़्यादा मेहनत कर लो, 1 घंटा भी ज़्यादा मेहनत कर लो, तो ये 75,000 कहीं नहीं गए। आरामदायक ज़िंदगी हो जाती है, किचपिच नहीं रहती। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ,
एक अच्छी नौकरी ASO ले लो, या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले लो, या एक्साइज इंस्पेक्टर ले लो, अच्छी नौकरी ले लो 4600 ग्रेड पे की, क्योंकि 4800 ग्रेड पे की तो रही नहीं अब, तो 4600 ग्रेड पे की अच्छी नौकरी ले लो और चैन से अपनी ज़िंदगी बिताओ। थैंक यू सो मच।